Hello everyone, welcome back to the journey of understanding economics. लास्ट वीडियो में हमने टैरिफ्स के टाइप्स देखे थे. ये वीडियो में हम समझेंगे कि टैरिफ के वजह से कैसे इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट होता है, इंपोर्ट्स, कंज्यूमर डिमांड, कंजम्पशन यानी प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे एंड प्राइस पे क्या अफेक्ट होता है टैरिफ के वजह से. मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी 7 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डोमिनिक सैल्वेटर में कवर कर रही हूँ और अब हम 8th चैप्टर पे हैं. मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी वीडियोस बनाए हैं. उसको भी मैं कंटिन्यू करती रहूँगी जब टाइम मिलेगा. एंड यस, आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए एंड शेयर करते रहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. The partial equilibrium analysis of a tariff is most appropriate when a small nation imposes a tariff on imports competing with the output of small domestic industry. जब कोई और नेशन से इंपोर्ट हो रहा है उसको उस पे आप रोक लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं. वो होता है कि टैरिफ क्या होता है बेसिकली, अगर दो नेशन हैं ए एंड बी, ए एक स्मॉल नेशन है, बी से जो भी इंपोर्ट्स हो रहा है उस पे ए क्या करेगा, ए टैरिफ लगा देगा ताकि जो भी आ रहा है इंपोर्ट कमोडिटीज़ जो भी आ रहे हैं उस पे एक तरीके का रोक लग जाए या कम हो जाए इंपोर्ट्स, ताकि ए जो नेशन है उसका डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, जो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज़ है, वो अपना जो सप्लाई है वो बढ़ा सके. Then the tariff will affect neither world prices because the nation is small nor the rest of the economy because the industry is small. अब it is very important to understand कि अगर small nation की बात हो रही है कि जब एक छोटा देश टैरिफ इम्पोज करता है इंपोर्ट्स पे, तो वो ना ही वर्ल्ड प्राइस को अफेक्ट करेगा, ना ही वो जो है रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी पे कुछ उसका असर होगा. Partial equilibrium effect of a tariff. The partial equilibrium effect of a tariff can be analyzed with figure 8.1. I'll just show you the figure. This is the figure in which dx is the demand curve and sx is the supply curve of commodity x in nation 2. So ये dx जो है नॉर्मल जैसे आपका डिमांड कर्व होता है वो x कमोडिटी के लिए, और ये जो है sx ये सप्लाई कर्व है फॉर कमोडिटी x. सिंस यहाँ पे एक ही कमोडिटी है तो मैं डिमांड एंड सप्लाई बोलूँगी. अब ये जो है ये नेशन 2 का डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स हैं. The same type of analysis for nation 1 is left at the end of the chapter problem. तो end of the chapter में आपको nation 1 का जो analysis है वो आपको मिल जाएगा. Nation 2 is now assumed to be small, very important, small nation है, and so is industry X. जो नेशन स्मॉल है तो उसमें जो एक्स कमोडिटी की इंडस्ट्री है वो भी स्मॉल इंडस्ट्री है. In the absence of trade, the intersection of demand and supply defines equilibrium point E at which 30x is demanded and supplied at px $3 in nation 2. तो जब ट्रेड नहीं कर रहे हैं इन दैट सिचुएशन जो सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम है वो
डिमांड मतलब वो खुद नेशन कंज्यूम एंड प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट ट्रेड। विथ फ्री ट्रेड मतलब आप कुछ रोक नहीं लगा रहे हैं ट्रेड पे। एट द वर्ल्ड प्राइस PX $1, nation 2 will consume 70x, that is AB portion, of which 10x AC is produced domestically and remainder 60x CB is imported, as in the right panel of the figure 3.4। ठीक है, वो हमें नहीं देखना, हम यहाँ पे देखेंगे। देखो अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या बोला कि जब ट्रेड नहीं कर रहा था तो वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे प्रोड्यूस करेगा, बट जब वो ट्रेड कर रहा है और वो भी फ्री ट्रेड है, कुछ रोक नहीं लगाई है, इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एक अजम्पशन जो है स्मॉल नेशन का, वो क्या कर देता है, वो जो सप्लाई कर्व होगा, स्मॉल नेशन क्या करेगा, वर्ल्ड में जो प्राइस प्रिवेल कर रही है वो प्राइस लेगा। मतलब जैसे परफेक्ट कंपटीशन में जैसे प्राइस टेकर होते हैं, वैसे प्राइस जो भी चल रहा है वो ले लेगा और उस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी वो सप्लाई कर सकता है वो सप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस वजह से सप्लाई कर्व जो है वो स्मॉल नेशन का सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। तो ये सप्लाई कर्व एट फ्री ट्रेड हो गया। अब इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि जो स्मॉल नेशन है वो सप्लाई इतना कर रहा है, मतलब स्मॉल नेशन में जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं एक्स कमोडिटी के, वो इतना 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेर एज डोमेस्टिकली जब प्राइस कम हो गया, पहले 3 था, अब इंटरनेशनल होने के बाद प्राइस जो है वो कम हो गया, 1 हो गया, तो अब डिमांड बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ गया तो आप देख सकते हो डिमांड इतना है विच इज़ 70, तो ये क्या हो गया, ये हमारा डेफिसिट हो गया। ये हमारा नेशन में, स्मॉल नेशन में, जिस नेशन की बात हो रही है नेशन 2, वो नेशन में डिमांड एक्स कमोडिटी के लिए 70 यूनिट्स की है, लेकिन सप्लाई जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ 10 यूनिट्स कर रहा है, तो बाकी का अमाउंट 60 यूनिट्स कहाँ से आएगा, वो 60 यूनिट्स इंपोर्ट होगा। तो इतना प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है विच इज़ सी से लेकर बी तक इंपोर्ट हो रहा है। आई जस्ट रिपीट वन थिंग अगेन, दैट व्हेन वी आर सेइंग कि फ्री ट्रेड स्टार्ट हो रहा है, पहले वो ट्रेड नहीं कर रहा था तो ये इक्विलिब्रियम है, जब वो फ्री ट्रेड स्टार्ट कर रहा है तो उनका सप्लाई कर्व डोमेस्टिकली जो उनके लिए सप्लाई कर्व जो होगा वो ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्राइस हो गया है, वो प्राइस टेकर्स हैं, वो स्मॉल नेशन है, वो प्राइस को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो जो भी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है उसको लेके वो क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी वो सप्लाई कर सकते हैं उतनी क्वांटिटी वो सप्लाई करेंगे। तो जो सप्लाई कर्व हो जाएगा फ्री ट्रेड के अंदर वो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व होगा। बाकी हमने देख लिया है। सो फ्री ट्रेड के सिचुएशन में सी ए डोमेस्टिक सप्लाई है, ए बी डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, और सी बी इंपोर्ट्स हैं। The horizontal dashed line SF represents infinitely elastic, perfectly elastic free trade foreign supply curve of commodity X to nation 2. If nation 2 now imposes, तो ये फॉरेन सप्लाई कर्व हो गया नेशन 2 के लिए। आई सेड डोमेस्टिक, ये फॉरेन का सप्लाई कर्व है, मतलब जो फॉरेन से ये 1 प्राइस पे फॉरेन से जितना सप्लाई होगा वो, मतलब टोटल सप्लाई आप ले सकते हो, ये टोटल सप्लाई हो गया जिसमें से सी ए पोर्शन जो है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे, बाकी का पोर्शन जो है वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो है वो सप्लाई करेंगे। तो ये टोटल सप्लाई आप बोल सकते हो कि एट प्राइस 1 ये टोटल सप्लाई है।
If nation 2 now imposes a 100% ad valorem tariff on imports of commodity X, 100% ad valorem tariff, तो अगर $1 था तो अभी $2 हो जाएगा. So price in nation 2 will rise to $2. At price $2, nation 2 will consume 50x of 20x is produced domestically and remainder 30x is imported. तो जब उन्होंने 100% एड वैलोरम टैरिफ इम्पोज किया, इसका मतलब है प्राइस जो है वो 100% से इंक्रीज होगा, यानी 1 से अब वो 2 हो जाएगा. जब वो 2 हो गया प्राइस, ये सप्लाई प्लस टैरिफ, SF प्लस T प्लस टैरिफ. तो अब आप देख सकते हो कि टोटल डिमांड कितना है. टोटल डिमांड 50 यूनिट्स का है, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है, डिमांड कम होगा. तो टोटल यूनिट्स 50 यूनिट्स का डिमांड है. एंड अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, ये आपका टोटल सप्लाई कर्व है जो परफेक्टली इलास्टिक है. सप्लाई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कितना कर रहे हैं, 20 यूनिट्स केटर कर रहे हैं, यानी 50 डिमांड है डोमेस्टिकली, उसमें से 20 यूनिट्स डोमेस्टिकली बन रहे हैं, बाकी के 30 यूनिट्स इंपोर्ट होंगे. पहले कितने यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे थे, पहले 60 यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे थे, अब 30 यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे हैं. तो आप देख सकते हो इंपोर्ट्स जो है वो कम हो गए हैं, जो हम करना चाहते थे. ताकि जो एक चीज़ और है, हम किस लिए इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फेवर कर सके. तो ये जो इंक्रीज़ हुआ है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, पहले वो 10 यूनिट्स बना पा रहे थे, अब 20 यूनिट्स बना पा रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी फेवर कर रहे हैं. The horizontal dashed line SF plus T represents the new tariff inclusive foreign supply curve of commodity X to nation 2. Thus, the consumption effect of tariff. अब ये सारी चीज़ें बहुत important है. So मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये फ्री ट्रेड में था. आफ्टर टैरिफ क्या हुआ, आफ्टर टैरिफ प्राइस इंक्रीज्ड, देन डिमांड is equals to GH, domestic production is equals to GJ and imports is JH. अब इसमें रिडक्शन कौन सा हुआ है वो देखेंगे. हमने देखा प्राइस इंक्रीज हुआ. दूसरी चीज़ कंजम्पशन, जो डिमांड है, आप देख सकते हो डिमांड क्या हुआ है, डिमांड रिड्यूस हुआ है, डोमेस्टिक डिमांड रिड्यूस हुआ है. डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हुआ है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. और इम्पोर्ट्स क्या हुए हैं, इम्पोर्ट्स रिड्यूस हुए हैं. तो कंजम्पशन इफेक्ट ऑफ टैरिफ, दैट इज रिडक्शन इन डोमेस्टिक कंजम्पशन, इक्वल्स 20x BN. तो कितना रिड्यूस हुआ है, वो B से H पॉइंट तक चला गया, यानी वो BN तक रिड्यूस हुआ है. पहले 70 था, अब 50 हो गया है डिमांड. तो 20 यूनिट्स का डिमांड कम हुआ है, BN तक डिमांड कम हुआ है. द प्रोडक्शन इफेक्ट, that is expansion in domestic production resulting from tariff equals 10x CM. तो ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि CM तक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, मतलब C से J पॉइंट तक हम गए, तो 10 से 20 यानी प्लस 10 यूनिट ज़्यादा बना रहे हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. ट्रेड इफेक्ट दैट इज द डिक्लाइन इन इम्पोर्ट इज इक्वल टू 30x विच इज BN प्लस CM. तो कितना कम हुआ है, कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हुआ है. सेकेंड, हमें वो चाहिए था, ये हम निकाल देते हैं.
CM प्लस BN जितना रिडक्शन हुआ है। क्यों? अगर आप देखें कि ये पूरा BC पहले इम्पोर्ट्स था, अब सिर्फ JH इम्पोर्ट है। JH और MN इज अ पैरेलल लाइन, राइट, दे आर पैरेलल लाइन। तो अगर मैं JH की जगह पर MN ले लूँ कि CB से अब MN इम्पोर्ट्स हो गए हैं, तो ये पोर्शन, ये जो स्मॉल स्क्वायर है और ये जो रेक्टेंगल है BN एंड CM, वो आपका इम्पोर्ट्स कम हुए हैं, वो पोर्शन है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ ट्रेड इफेक्ट क्या है जो इम्पोर्ट्स कम हुए हैं, क्योंकि अब जो इम्पोर्ट्स हुए हैं वो JH है, तो JH और MN ऑलमोस्ट सेम है। एक लाइन अगर आप ले लेंगे तो ये पैरेलल लाइन हो गए, तो मैं JH की जगह पर MN देख सकती हूँ। अब पहले टैरिफ के पहले जो इम्पोर्ट्स थे वो CB थे, अब जो इम्पोर्ट्स है वो MN है, तो ये CM एंड BN जो है वो इम्पोर्ट्स कम हो गए हैं, BN CM। एंड द रेवेन्यू इफेक्ट, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि टैरिफ कौन लगाएगा? गवर्नमेंट टैरिफ लगाएगा। सो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट टैरिफ लगा रहा है सो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू जनरेट होगा। सो वो रेवेन्यू इफेक्ट क्या होगा? द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज इक्वल टू 30 रुपीज़, दैट इज $1 ऑन ईच 30 कमोडिटीज़ या 30x इम्पोर्टेड। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही टैरिफ लगाया सो $1 से $1 से प्राइस इंक्रीज़ हुआ, तो जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ $1 से, तो अभी जितना भी इम्पोर्ट होगा, जितने भी यूनिट्स इम्पोर्ट होंगे, हर एक यूनिट पे $1 आपको देना है। एड वैलोरम टैरिफ यही कहता है कि हर एक यूनिट पे आपको $1 देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आफ्टर टैरिफ 30 यूनिट्स इम्पोर्ट हो रहे हैं, 30 यूनिट्स इनटू हर एक यूनिट पे $1 यानी इनटू 1 आपका $30 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। सो रेवेन्यू इफेक्ट हो गया। अब ये जो पोर्शन है MJHN, ये जो बॉक्स है वो बॉक्स उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इतना पोर्शन वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू MJHN। Note that for the same $1 increase in price of X in nation 2 as a result of tariff, more elastic the flatter dx, more elastic and flatter dx is, greater is the consumption effect. See the figure. Similarly, the more elastic supply, that is SX is, the greater is the production effect. तो जितना ऐसे हो जाएगा, जितना फ्लैटर होता रहेगा, उतना ज़्यादा कंजम्पशन एंड जो प्रोडक्शन इफेक्ट है वो होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक ट्राई कर सकते हैं खुद ही कि अगर आप इसको और फ्लैटर बना दे, डिमांड कर्व को और फ्लैटर बना दे, अगर कि ऐसे करते जाए और इलास्टिक करते जाए ऐसे, तो आपका कंजम्पशन इफेक्ट जो है वो और कम होता जाएगा, मतलब और ज़्यादा होगा, यानी जो डिमांड है वो और कम होगा, ये जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, कंजम्पशन इफेक्ट भी बढ़ेगा। कंजम्पशन इफेक्ट नेगेटिव है, कम हो रहा है। वेरएज प्रोड्यूसर इफेक्ट, प्रोड्यूसर का जब और इलास्टिक होगा और फ्लैटर कर्व होगा, और फ्लैटर कर्व अगर मैं इस पॉइंट से और फ्लैटर कर्व बनाती हूँ, आप देख सकते हो ये गैप जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा द मोर इट इज़ इलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है? सी व्हेन वी आर सेइंग कि इलास्टिक है, मोर इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर आपने थोड़ा भी प्राइस चेंज किया है, वेदर इट इज़ सप्लाई वेदर इट इज़ डिमांड, मैं इन जनरल की बात कर रही हूँ, अगर मोर इलास्टिक आप किधर भी बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत चेंज प्राइस में हमें बहुत अफेक्ट करता है। सो कंजम्पशन क्या हो रहा है? कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है, तो एक यूनिट, $1 इंक्रीज इन प्राइस कंजम्पशन को बहुत अफेक्ट करेगा, इस वजह से कंजम्पशन ज़्यादा अमाउंट से रिड्यूस होगा। सेम मैनर
सप्लाई को भी बहुत अफेक्ट करेगा। वेरएज इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है, आप जितना भी चेंज करो हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो वही चीज़ हो गई कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस सिचुएशन में अगर ज़्यादा स्टीपर होता जाएगा डिमांड एंड सप्लाई कर्व और आपका जो प्रोडक्शन इफेक्ट, कंजम्पशन इफेक्ट है वो लेस होगा। Similarly, the more elastic, okay, this I have read. Thus, the more elastic demand and supply are in nation two, greater is the trade effect. Imports भी उस हिसाब से कम होंगे of tariff, that is greater in the reduction in nation two's imports of commodity X, as smaller is the revenue effect of the tariff. और फिर revenue effect जो है वो भी smaller होगा क्योंकि imports कम है। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों कर्व स्टीपर होते, ज़्यादा स्टीपर होते, तो इम्पोर्ट्स आप देख सकते हो इतना ही है। और लेट्स टेक दिस इम्पोर्ट्स टू बी ओनली 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, तो 10 into 1 आपका 10 रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के लिए। इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन कंजम्पशन एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस. The increase in the price of commodity X from PX $1 to PX $2 as a result of 100% tariff that nation 2 imposes on importation of commodity X leads to reduction in consumer surplus and an increase in producer surplus. ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखो एक चीज़ पहले समझ लो कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कि ये जो डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व शो करता है कि कितना विलिंगनेस है, कितना लोग, अगर मैं ये इतना यूनिट्स में बेच रही हूँ तो इतना यूनिट्स के लिए लोग जो है वो इतना अमाउंट ऑफ प्राइस रेडी है देने के लिए, हाउ मच दे आर विलिंग टू पे फॉर इट। अगर इतने यूनिट्स है तो इतना वो रेडी है प्राइस पे करने के लिए। अगर फिर मैं इसमें ये दिखा दूँ कि ये मेरा प्राइस है, इतना मेरा प्राइस है, तो ये पूरा जो पोर्शन हो जाता है वो कंज्यूमर के पास पैसे बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कहना क्या है कि आप इस फर्स्ट यूनिट के लिए 100 रुपये रेडी थे देने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ 30 रुपये देने पड़े, तो 70 आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा, आपके पास 70 रुपीज़ बच गए। वैसे ही ये पूरा ट्रायंगल, हर एक यूनिट के लिए आपके पास कंज्यूमर सरप्लस होगा, ये पूरा ट्रायंगल आपका कंज्यूमर सरप्लस है। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे ही इम्पोर्ट टैरिफ लगता है तो कंज्यूमर सरप्लस को इफ़ेक्ट क्या होता है। तो पहले जब टैरिफ नहीं था, जब फ्री ट्रेड था, तो ये सिचुएशन था, $1 वॉज द प्राइस, 70 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, जितना भी सप्लाई हो रहा था, जितना भी इम्पोर्ट हो रहा है वो मिला के सब 70 यूनिट्स डिमांड केटर हो रहा था। अब कंज्यूमर सरप्लस ट्रायंगल ARB कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ये जो है ये पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस है। आप अगर कंज्यूमर सरप्लस का ये ट्रायंगल का एरिया, ये कितना है एरिया जानना चाहते हो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो फॉर्मूला होती है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका बेस क्या हो जाएगा, आपका बेस ये पोर्शन हो जाएगा। ये पोर्शन कितना है, 0 से लेकर 70 तक, तो 70 इंटू हाइट कितना है, 1 से लेकर 5 तक, तो ये पूरा 5 - 1 आप करोगे तो 4 आपका हाइट होगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना हो गया, 2 1 जा 2 4 2 2 जा 140 आपका कंज्यूमर सरप्लस पहले था। लेट्स सी यही है कि नहीं। लेट्स रीड अहेड। कंज्यूमर सरप्लस एंड इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस। मैं प्रोड्यूसर सरप्लस भी आपको बता दूंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। These are examined in figure 8.2 and used in section 8.2C to measure the cost and benefit of the tariff. The left panel of 8.2 shows that loss of consumer surplus that result from tariff is equal to shaded area AGHB, which is $60. The reason for this is as follows. Before the imposition of tariff, consumer in nation 2 consume 70x at price 1. Consumer pay for each unit as much they are willing to pay for the last or 70th unit of commodity X given by point B on DX. Consumer, however, receive more satisfaction and would therefore be willing to pay
higher price for the earlier units of the commodity X that they purchase. मैंने जो एक्सप्लेन किया कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है. In fact, height of the demand curve shows the maximum price that the consumer would be willing to pay for each unit of commodity rather than go without it. तो जितना 100 रुपीज़ वो they are willing to pay, तो वो यहाँ पे लिखा गया है. हाइट है जो डिमांड कर्व की, वो आपका बताता है कि कितना वो पे करना चाहते हैं उस कमोडिटी को खरीदने के लिए. द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर would be willing to pay for each unit of commodity indicated by height of the DX as at that point and what they actually pay for the unit, the same as for the last unit that they purchase, is called consumer surplus. Thus consumer surplus is the difference between between what consumers would be willing to pay for each unit of the commodity and what they actually pay. Graphically, consumer surplus is measured by area under the demand curve above the going price. जो ये जो आपका डिमांड कर्व के नीचे का एरिया और प्राइस के ऊपर का एरिया, तो आप प्राइस के ऊपर का एरिया मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, तो ये पूरा आपका ट्रायंगल कंज्यूमर सरप्लस हो गया. For example, the left panel of 8.2 shows consumers in nation 2 will be willing to pay LE, that is price 3, for the 30th unit of commodity X. Since they only pay $1, they receive a consumer of KE $2. तो इन्होंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, मैंने 100 और वो शो किया था कि they are willing to pay 3 units, 3 प्राइस $3, लेकिन वो सिर्फ $1 पे कर रहे हैं, तो $2 का उनको कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है. ऑन द 30th, वो सिर्फ उस 30th यूनिट के लिए है of commodity X that they purchase. Similarly, for the 50th unit of commodity X, consumer will be willing to pay ZH, which is equals to $2. Since they only pay ZN, which is 1, they receive a consumer surplus of NH, which is $1 on 50th unit of X. For the 70th unit of X, consumer would be willing to pay WB, which is equal to 1. Since this is equal to price, price that they actually pay, consumer surplus for the 70th unit of X is 0. With total of 70x being purchased at price PX is equals to $1 in the absence of import tariff. Total consumer surplus is nation 2 is equals to area ARB. It is equal to area ARB, this triangle, which is equals to 122.50, which is 3.50 times the 70. Okay. सो मिस्टेक मेरे से ये हो गई है, हाफ इंटू बेस हमारा करेक्ट था, इंटू हाइट जो थी वो हाइट एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो 4.50 है, नॉट 5. इट्स नॉट 5. सो हाफ इंटू बेस क्या है, बेस आपका 70 है, इंटू हाइट जो है वो हो जाएगा 4.50 माइनस 1, तो वो हो गया 3.50. तो आप कैलकुलेट खुद ही कर सकते हो, आपका 122.50 आ जाएगा. सो ये यहाँ पे क्योंकि 5 पे नहीं था, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, वो 5 से कम था, 4.50 था, तो वो 4.50 माइनस 1 होगा, तो 3.50 आपका हाइट होगा. सो आप ऐसे कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हो. This is the difference between what consumers would have been willing to pay, that is ORBW. तो वो रेडी थे कितना पे करने के लिए, वो रेडी थे इतना पे करने के लिए, लेकिन उसको उनका कंज्यूमर्स को कितना पे करना पड़ा is this much amount. तो ये जो है वो उन्होंने पे किया है, ये जो है उनका कंज्यूमर सरप्लस है. ये 192.50 उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, ये ट्रेपेजियम है. सो ये दो पैरेलल साइड हो जाएंगे. ट्रेपेजियम का आप फॉर्मूला गूगल पे चेक करके आप कैलकुलेट कर सकते हो.
आपको सेम 192.50 आएगा. जस्ट रिमेंबर ये 4.50 है, not 5. What they actually pay is for 70x is OABW, which is $70. 70 units वो खरीद रहे हैं at $1, तो 70. When Nation 2 imposes a 100% import tariff, price of commodity X rises from $1 to $2. Purchase of commodity X falls from 70 to 50. With the tariff, consumer pay OGHZ, which is $100 for 50x. The consumer 50x खरीद रहे हैं तो $2 पे, तो 50 into 2 gives you 100. Consumer surplus shrinks to ARB equal to 122.50 to GRH when price is 2 with tariff, or by area AGHB $60. तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैं अगर इतना प्राइस भर रही हूँ तो ये पूरा जो है वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है. अगर प्राइस बढ़ गया तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, ये अमाउंट आपका जा रहा है. दिस इज लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. ये जो एरिया है वो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है. तो कैसे कैलकुलेट किया है उन्होंने बताया है कि GHB कंज्यूमर सरप्लस अब बचेगा. तो अगेन यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे आपका बेस 50 हो जाएगा, हाइट आपका 4.50 माइनस 2 हो जाएगा, विच इज़ 2.50. आप कैलकुलेट कर सकते हो. आपको जो कंज्यूमर सरप्लस है वो आपको 62.50 मिलेगा. देन AGHB जो लॉस हो रहा है, तो अगर आप ये लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये लॉस के लिए भी यू कैन यूज़ द ट्रेपेजियम फार्मूला, और एल्स आप क्या सिंपली कर सकते हो कि पहले जितना आपका कंज्यूमर सरप्लस था 122.50, उसमें से आप 62.50 माइनस कर दो, आपको $60 कंज्यूमर सरप्लस जो लॉस हुआ है वो मिलेगा. सो दिस एरिया, ये जो एरिया है वो कंज्यूमर लॉस हुआ है. पहले उनका कंज्यूमर सरप्लस इतना था, अब उनका कंज्यूमर सरप्लस इतना है, तो ये जो एरिया है वो कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हो गया. अब उनको कम कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है. द इम्पोजिशन ऑफ 100% import tariff by Nation 2 thus leads to reduction in consumer surplus. In right panel of 8.2, increase in rent or producer surplus that results from tariff is given by shaded area AGJC $15. अब देखो सप्लाई प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है कि ये दिस इज़ व्हाट आई एम विलिंग टू गेट एज अ प्रोड्यूसर. मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना अमाउंट मिलना चाहिए. अगर प्राइस इतना है तो मुझे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, इतना ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है. लेट मी ड्रॉ अ बिगर कर्व तो आपको क्लियर हो जाए. ओके, ये अगर प्राइस है तो मैं चाहता था इस यूनिट के लिए एज अ प्रोड्यूसर इतना अमाउंट मुझे मिले, लेकिन मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है, तो ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है, इतना एरिया. सेम मैनर अगर यहाँ पे है, ये यूनिट के लिए इतना मुझे चाहिए था प्राइस, लेकिन इतना मिल रहा है, तो ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है, इतना एरिया. तो ये पूरा ट्रायंगल आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है. जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ने की वजह से आपका प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाएगा. अब कितने अमाउंट से बढ़ा है, व्हाट इज़ द गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस, वो ये जो एरिया है वो आपका गेन है, राइट. तो सिमिलर मैनर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा सप्लाई कर्व था. ये पहले प्राइस इतना था, तो जो ये एरिया ए है वो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस था पहले. अब जब प्राइस बढ़ गया है, 2 हो गया है, तो ये इतना एरिया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया. गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस आपका इतना है. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग ट्रेपेजियम फार्मूला. आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो होगा AGJC. सो this is one second, this is AGJC. ये एरिया इज इक्वल टू $15. आपको $15 मिल जाएगा. रीज़न फॉर दिस इज एज फॉलो. एट फ्री ट्रेड $1 डोमेस्टिक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस 10x एंड रिसीव OACV. जब प्राइस $1 था तब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कितना रिसीव कर रहा था, OACV इतना अमाउंट रिसीव कर रहा था, इतना कॉस्ट में चला गया,
इतना उनका प्रोड्यूसर सरप्लस बच गया। इन रेवेन्यू विद द टैरिफ प्राइस px is equals to 2, they produce 20x and receive OGJU $40. Of the 30 increase AGJC and BCJU. AGJC एंड BCJU जो $30 इंक्रीज हुआ है, क्या कह क्या रहे हैं वो एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं कि टैरिफ के पहले वो इतना उनको रेवेन्यू मिल रहा था, अब देखो कॉस्ट उन्होंने कट नहीं किया अभी तक, अब आफ्टर टैरिफ उनको इतना रेवेन्यू मिल रहा है। अब आप देख सकते हो ये पूरा एरिया आपका इंक्रीज है, इसमें से जो ये एरिया है, ये जो GAC यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो C और J, ये एक एरिया है, मतलब हम बोल रहे हैं ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है, उसमें से ऐसे एक लाइन बना देते हैं, ये पूरा एरिया इंक्रीज हुआ है और इसमें से ये पोर्शन में एक पोर्शन लेती हूँ और ये पोर्शन में दूसरा पोर्शन लेती हूँ। AGJC और BCJU आपका दो पोर्शन हो जाएगा। $30 इंक्रीज, वो इंक्रीज जो हुआ है वो $30 टोटल एरिया है जो इंक्रीज हुआ है इन रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर। BCJU $15 अनशेडेड एरिया अंडर द SX curve between 10x and 20x represent increase in their cost of production। वो क्योंकि यूनिट्स जो है अब $2 पे उनका प्रोडक्शन बढ़ा है तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। While the shaded area is $15 represents the increase in rent or producer surplus. This is defined as the payment that need not be made in long run in order to induce domestic producer to supply that additional 10x with tariff. The increase in rent or producer surplus resulting from tariff is sometimes referred to as subsidy effect of the tariff. तो इसको हम सब्सिडी इफेक्ट भी क्यों को बोलते हैं इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस को, क्योंकि क्यों इंक्रीज हुआ है। बेसिकली ये जो प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हुआ है वो टैरिफ लगाने के वजह से इंक्रीज हुआ है, अगर टैरिफ नहीं होता तो आपको ये नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड की है। तो आई हैव कंप्लीटेड द कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, एंड ऑल्सो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए टैरिफ अगर इम्पोज होता है तो इफ़ेक्ट क्या होता है। एंड यस, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू।